1990 का दशक भारत तेजी से बदल रहा था। मतलब केबल टीवी की नई नई चमक थी, सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ रही थीं और एक अजीब सी बेफिक्री हवा में थी। कोल्हापुर, पुणे, नासिक जैसे शहर अपनी ही रफ्तार में मस्त थे। सबको लगता था कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। तो चलिए इस गहरे अंधेरे में थोड़ा उतर कर देखते हैं कि कैसे एक अदृश्य आतंक ने, वो भी दिन के उजाले में, अपना शिकार करना शुरू किया। एक पल के लिए ना इस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। एक माँ है, किसी बहुत ही भीड़ भरे मंदिर में भगवान के सामने आंखें बंद किए हाथ जोड़े खड़ी है। उसका 1-2 साल का बच्चा ठीक उसके बगल में उसकी साड़ी का पल्लू पकड़े खड़ा है। वो माँ बस कुछ सेकंड्स के लिए अपना सिर झुकाती है और जब वो नीचे देखती है तो पल्लू बिल्कुल खाली है। बच्चा वहां है ही नहीं। वो पागलों की तरह भीड़ में भागती है, लोगों के चेहरे टटोलती है, लेकिन बच्चा जैसे हवा में गायब हो गया। कोई सुराग नहीं, रोने की कोई आवाज नहीं। और यही सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा था कि हजारों की भीड़ में से एक चीखता चिल्लाता बच्चा बिना कोई निशान छोड़े आखिर गायब कैसे हो सकता है। इस पूरे रहस्य की जो सबसे डरावनी चाबी थी ना, वो था मातृत्व का झूठा नकाब। इन अपराधियों ने भीड़ की साइकोलॉजी के साथ इतनी चालाकी से खेला कि आम इंसान का दिमाग उसे पकड़ ही नहीं पाता था। खुद ही सोचिए, अगर कोई हट्टा-कट्टा आदमी किसी रोते हुए बच्चे को जबरदस्ती खींचकर ले जा रहा हो तो लोग उसे तुरंत टोकेंगे, है ना? लेकिन अगर साड़ी पहने, माथे पे बड़ी सी बिंदी लगाए एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली औरत किसी रोते हुए बच्चे को गोद में ले जा रही हो, तो कोई भी क्या सोचेगा? यही ना कि बच्चा किसी खिलौने की जिद कर रहा होगा या शायद बीमार होगा। बस इसी झूठे नकाब ने उन मासूमों की चीखों को भीड़ में एक आम बात बना दिया और इन अपराधियों को एक ऐसा हथियार दे दिया जिसका कोई तोड़ नहीं था। और ध्यान दीजिए, ये सब उस 90 के दशक में हो रहा था जिसे हम बहुत ही बेफिक्र दौड़ मानते हैं। शहरों में पुराने मंदिरों की घंटियां बज रही हैं, रेलवे स्टेशन खचाखच भरे हैं, मेलों में रौनक है, लोग बिल्कुल बेफिक्र थे। लेकिन इसी तेज दौड़ती जिंदगी और शोर शराबे के ठीक नीचे एक अदृश्य शिकारी बहुत ही चुपचाप रेंग रहा था। हवा में एक अजीब सा खौफ फैलने लगा था कि कोई अनजान ताकत है जो दिन के उजाले में हजारों लोगों के बीच से बच्चों को निगल रही है। धीरे धीरे नौबत ये आ गई कि शाम होते ही जिन गलियों में बच्चे खेला करते थे वहां एक डरावना सन्नाटा पसरने लगा था। ये जो संख्या है ना, 40, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन मासूम बच्चों की गिनती है जिनकी उम्र बस 1 से 5 साल के बीच थी। और ये बच्चे बस स्टैंड, मंदिरों और मेलों की भीड़ से ऐसे गायब हो गए जैसे उनका कभी कोई वजूद ही ना रहा हो। जरा सोचकर देखिए, एक एक करके 40 से भी ज्यादा घरों के चिराग बुझ गए। बस स्टैंड और रेलवे के टिकट काउंटरों की दीवारें माता पिता के छपवाए हुए ब्लैक एंड व्हाइट गुमशुदगी के पोस्टर्स से भर चुकी थीं। पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा अनजान खौफ फैल चुका था जिसने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया था। अब ये सवाल उठता है कि पुलिस और सीआईडी आखिर पूरी तरह से बेबस क्यों थी? असल में दिक्कत ये थी कि यहाँ किडनैपिंग का कोई नॉर्मल पैटर्न था ही नहीं। ना तो फिरौती के लिए कोई फोन कॉल आता, ना ही कोई धमकी भरा खत मिलता और ना ही परिवार की किसी से कोई आपसी दुश्मनी सामने आती। बच्चे दिन के उजाले में गायब हो रहे थे और चश्मदीदों की तरफ से पूरी तरह से सन्नाटा। सिस्टम को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सी ताकत है जो पीछे एक भी सुराग नहीं छोड़ रही। पुलिस थानों में फाइलें बस ऊंची होती जा रही थी, लेकिन जवाब एक भी नहीं था। चलिए अब इनके काम करने के उस ठंडे और क्रूर तरीके को समझते हैं। इनका काम करने का तरीका बहुत ही कैलकुलेटेड था। सबसे पहले भीड़ भाड़ वाले इलाके से पलक चपकते ही किसी बच्चे को उठाना, फिर उसे बिल्कुल एक नॉर्मल माँ की तरह गोद में लेके चलना ताकि किसी को जरा भी शक ना हो। इसके बाद शुरू होता था असली घिनौना खेल। इस मासूम बच्चे का इस्तेमाल एक ढाल की तरह किया जाता था ताकि वो भीड़ में घुसकर लोगों के पर्स और कीमती सामान चुरा सकें। और अगर वो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी जाती तो उसके बाद वो जो करती थी ना, वो इंसानियत की सारी हदें पार कर देता था। ये उनकी सबसे डरावनी और मैं कहूँगा सबसे खौफनाक रणनीति थी। मान लीजिए अगर वो चोरी करते हुए पकड़ी गईं और गुस्साई भीड़ उन्हें पीटने के लिए आगे बढ़ रही है, तो खुद को बचाने के लिए वो जानबूझकर उस मासूम बच्चे को हवा में उठाती और पूरी ताकत से जमीन पर या किसी पत्थर की दीवार पर दे मारती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक ही पल में भीड़ का वो गुस्सा जो एक चोर के लिए उबल रहा था, वो तुरंत उस लहूलुहान बच्चे के लिए अंधी सहानुभूति में बदल जाता।
लोग एकदम से भूल जाते कि वो औरत चोर है, वो सब बच्चे की मदद करने लगते और बस इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर वो शातिर औरतें बच्चे को अस्पताल ले जाने के बहाने वहां से हमेशा के लिए रफू चक्कर हो जाती। और ये क्रूरता सिर्फ सड़कों या मंदिरों तक ही सीमित नहीं थी। कोल्हापुर का एक बहुत ही नामी सिनेमा हॉल था, वहां एक ब्लॉकबस्टर फिल्म लगी थी। 2 औरतें बड़े आराम से फिल्म देखने आईं। वो हंस रही थीं, सीटी बजा रही थीं, बिल्कुल किसी भी आम इंसान की तरह जो अपनी जिंदगी के कुछ पल खुशी से बिता रहा हो। लेकिन उनके साथ एक कीमती हैंडबैग भी था और उस बैग में एक ऐसा खौफनाक राज छिपा था जिसकी कल्पना वहां बैठी किसी भी इंसान ने सपने में भी नहीं की होगी। उन अपराधियों की मानसिक विकृति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरे 3 घंटे तक वो बैग अंधेरे थिएटर में उनके पैरों के नीचे रखा रहा और वो आराम से पॉपकॉर्न खाती रहीं और फिल्म का मजा लेती रहीं। फिल्म खत्म होने के बाद वो उस बैग को सिनेमा हॉल के लेडीज टॉयलेट में ही छोड़ गईं। अगली सुबह जब एक सफाई कर्मचारी ने उस बैग को खोला तो उसके अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। उस बैग में 1.5 साल की मासूम बच्ची भावना का बेजान शरीर था, जिसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। सच कहूं तो इस तरह की क्रूरता को तो समझना भी इंसान के बस के बाहर है। तो आखिर इन राक्षसों के चेहरों से नकाब हटा कैसे? आइए बात करते हैं गावित सिंडिकेट की। इस खौफनाक सच के सामने आने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो ये था कि आखिर ये राक्षस हैं कौन? और सच बताऊं, ये कोई इंटरनेशनल माफिया या अंडरवर्ल्ड का गिरोह नहीं था, बल्कि ये एक बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला परिवार था। अंजनाबाई गावित, जो इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी, उसकी बड़ी बेटी रेणुका शिंदे, छोटी बेटी सीमा गावित और रेणुका का पति किरण शिंदे, जो इनकी वैन चलाता था। हैरानी की बात तो ये है कि अंजनाबाई ने शुरुआत छोटी मोटी चोरियां और जेब काटने से की थी। उसके खिलाफ 125 से ज्यादा केस दर्ज थे, लेकिन जब हालात बदले और उसके अंदर बदले की आग भड़की तो उसने एक खौफनाक मास्टरमाइंड का रूप ले लिया। और हद तो तब हो गई जब उसने अपनी ही सगी बेटियों को इस बर्बर और खूनी धंधे में उतार दिया। अब यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, उनका असली मकसद क्या था? इन बच्चों को कभी भी पैसों के लिए या फिरौती मांगने के लिए किडनैप नहीं किया गया था, बिल्कुल नहीं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ चोरी के वक्त एक औजार या एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और सबसे भयानक सच्चाई ये थी कि जब कोई बच्चे उनके काम का नहीं रहता, मतलब वो थोड़ा बड़ा हो जाता, भारी हो जाता या बहुत ज्यादा रोने लगता, तो उसे बिना किसी रहम के एक टूटे हुए खिलौने की तरह हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाता। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा कभी तो भरता है। अक्टूबर 1996 वो समय जब उन्होंने एक ऐसी गलती की जो उन पर भारी पड़ने वाली थी। होता क्या है कि जब कोई अपराधी लगातार बचता रहता है ना, तो उसका घमंड आसमान छूने लगता है। और इसी घमंड में आकर अक्टूबर 1996 में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी भूल कर दी। अपने उसूलों को तोड़ते हुए उन्होंने 9 साल की क्रांति का अपहरण कर लिया। अब क्रांति कोई अनजान बच्ची नहीं थी, वो अंजनाबाई के पूर्व पति की दूसरी पत्नी की बेटी थी। ये अपहरण सिर्फ और सिर्फ बदले की आग में किया गया था, क्योंकि क्रांति बड़ी थी, वो शोर मचा सकती थी, सबको सब कुछ बता सकती थी, इसलिए उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। पर यहीं उनका नकाब हमेशा के लिए उतर गया। क्रांति की मां को अच्छी तरह पता था कि उसके परिवार का दुश्मन कौन है। उसने बिना वक्त बर्बाद किए सीधे नासिक पुलिस के पास जाकर अंजनाबाई और उसकी बेटियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। और यही वो पहली दरार थी जिसने पिछले 1 दशक से चली आ रही इस खौफनाक और रहस्यमय दीवार को चकनाचूर कर दिया। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन जब अंजनाबाई और उसकी बेटियां पुलिस के सामने आईं तो वो बिल्कुल पत्थर बन गई। पुलिस ने सख्ती दिखाई, बहुत पूछताछ की, पर उन्होंने अपना मुंह तक नहीं खोला। फिर पुलिस ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने किरण शिंदे को पकड़ा, जो उनका ड्राइवर था। पुलिस ने उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव डाला, उसे फांसी के फंदे का डर दिखाया और एक डील दी कि अगर वो सच बता दे तो उसे सरकारी गवाह बना लिया जाएगा। मौत का वो खौफ काम कर गया और किरण अंदर से टूट गया। जब उसने मजिस्ट्रेट के सामने अपना मुंह खोला तो जो सच बाहर आया, उसने एक एक करके ऐसे खौफनाक राज खोले कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। वो कहते हैं ना कि किरण का कबूलनामा सुनने वालों के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिर रहा था। जो पुलिस वाले सालों से क्राइम देख रहे थे, जो जांचकर्ता बिल्कुल सख्त हो चुके थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। किरण ने एक एक बात बताई, कैसे उन मासूम बच्चों को महीनों तक भूखा रखा जाता था। अगर वे भूख से ज्यादा रोते तो उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया जाता, उनका सिर बिजली के खंभे पर मार दिया जाता या पानी से भरी बाल्टियों में डुबाकर उनकी सांसें छीन ली जाती। मतलब ये इंसानियत का इतना घिनौना और खौफनाक रूप था जिसे आज भी सुनना हमारे लिए बर्दाश्त के बाहर है।
आज के इस विश्लेषण में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक पल रुक कर उन मासूमों को याद करें जो इस भयानक क्रूरता का शिकार हुए। 18 महीने का छोटा सा संतोष, 1.5 साल की भावना, 3 साल का पंकज, 2 साल की अंजलि, सिर्फ 7 महीने का स्वप्निल, 1 साल का बंटी और 2 साल का गुड्डू। इनके अलावा श्रद्धा, गौरी, राजन और 9 साल की क्रांति। देखिए, ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये वो हंसते खेलते फूल थे जिन्हें खिलने से पहले ही बेरहमी से कुचल दिया गया और गटरों, गन्ने के खेतों और सुनसान खाइयों में ऐसे फेंक दिया गया जैसे उनकी कोई कीमत ही ना हो। आइए अब इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 1991 में मासूम संतोष की हत्या के साथ शुरू हुआ ये खूनी खेल अक्टूबर 1996 में क्रांति के अपहरण के साथ अपने अंजाम तक पहुंचा। नवंबर 1996 में पुलिस ने आखिरकार इस पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया। जो मास्टरमाइंड थी अंजना बाई, उसे कभी अदालत के कटघरे का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि 1997 में पुलिस कस्टडी में ही एक बीमारी से उसकी मौत हो गई। वो तो कानून के फंदे से बच निकली, लेकिन उसकी बेटियों रेणुका और सीमा को 2001 में मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि हमारे सिस्टम की अत्यधिक कानूनी देरी के चलते 2022 में उनकी इस सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। और ये जो साल है ना, 2001, ये भारतीय न्यायिक इतिहास में एक बहुत ही अहम मुकाम रखता है। इसी साल कोल्हापुर की सेशन कोर्ट ने इन दोनों बहनों के खिलाफ अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। जज साहब ने अपने फैसले में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि इन औरतों के अंदर इंसानियत का एक कतरा भी नहीं बचा है, और जो इन्होंने किया है वो मानवता के इतिहास का सबसे जघन्य और क्रूर अपराध है। आपको बता दूं, आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ था जब 2 महिलाओं को उनके अपराधों के चलते एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई थी। भले ही बाद में कानूनी वजहों से उनकी सजा उम्र कैद में तब्दील हो गई, लेकिन आज भी वो यरवदा जेल की काली कोठरियों में अपनी जिंदगी काट रही हैं। उनके किए गए इन अपराधों ने महाराष्ट्र के इतिहास पर एक ऐसा गहरा और ऐसा काला दाग छोड़ दिया है जिसे वक्त भी कभी नहीं मिटा सकता। तो आखिर इस पूरी खौफनाक सच्चाई से हमें क्या सीख मिलती है? यही ना कि सबसे डरावने राक्षस वो नहीं होते जो कहानियों की किताबों में छपे होते हैं या जो अंधेरे में छिपते हैं। इस मामले ने ये साबित कर दिया कि सबसे खतरनाक शिकारी दिन के उजाले में बिल्कुल हमारे ही बीच एक साधारण इंसान का नकाब पहनकर घूमते हैं। वो भीड़ में इतनी आसानी से घुल मिल जाते हैं कि किसी को उन पर रत्ती भर भी शक नहीं होता। अगली बार जब भी कोई भीड़भाड़ वाली जगह नजर आए तो ये सवाल जहन में जरूर उठना चाहिए कि इस आम सी दिखने वाली दुनिया में न जाने और कितने लोग ऐसा ही कोई नकाब पहने हुए हैं। इस पर गहराई से सोचिएगा जरूर।